दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो ये है कि हिंडनबर्ग जैसी बात होने के बाद, इतना बड़ा खुलासा आने के बाद, दुनिया में गौतम अडानी के अडानी ग्रुप को लेकर के तमाम विवादों में आने के बाद, फिर उसके अलावा कोयला घोटाले को लेकर के, उसके अलावा भी कई सारे विपक्ष के मेन हथियार के तौर पर अडानी के सामने आने के बाद, महुआ मोइत्रत पर मुश्किलें आई सवाल पूछने पर, राहुल गांधी पर मुश्किलें आई सवाल पूछने पर, संसद में अडानी का जिसने नाम लिया वो परेशानी में चला गया। लेकिन अडानी कहां चले गए हैं? अब चुनाव से ठीक पहले अडानी है कहां? राजीव जी, एक बड़ा सवाल ये है कि अडानी का नाम जो कि लगातार इतना ज्यादा चल रहा था कि इस बार के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा अडानी होने जा रहा है, लेकिन ऐसी तस्वीर अब नहीं दिखाई दे रही है। अचानक से ऐसा लग रहा है जैसे कि अडानी झुक करके गायब हो गया है पूरे इस सिचुएशन में, और ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है। यहाँ तक कि इस बार तो बस गठबंधन साथ है वो दिख रहा है, लेकिन हाँ, विपक्ष की तरफ से अडानी की जो आवाज लगातार उठाई जाती, राहुल गांधी को बकायदा अपनी सांसदी तक खोने वाली स्थिति में वो आ गए और वापस रिटेन करना पड़ा। ये तमाम सवालों की वजह से महुआ मोइत्रा की अगर आप बात करें, संसद में कितने सारा जो हंगामा हुआ, बवाल हुआ, वो सारा अडानी के इर्द गिर्द होता रहा। लेकिन अब अचानक से बिल्कुल शांत। अडानी कहाँ गायब हो गए हैं? क्योंकि दो बड़े ऐसे मुद्दे रहे, हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट, और दूसरी बात अगर हम करें तो कोयले वाला मामला जो है कि उनके भाई जो है वो कैसे कोयला की कीमत को कई गुना बढ़ा के भारत तक पहुंचाने के बीच के सीक्वेंस में कंटिन्यूटी मेंटेन रही उनकी। तो ये क्या मामला है? मैं जानना चाह रही हूँ कि लोगों को अडानी क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, कहाँ गायब हो गए वो? देखिए, कोई भी मुद्दे, बहुत अच्छा सवाल है आपका विनीता जी। कोई भी मुद्दे को बनाने के लिए जो है वो दो अहम तत्वों की आवश्यकता है। एक है मीडिया और दूसरी है राजनीतिक पार्टियां। ठीक है। अभी ये अदानी का मुद्दा जो मुद्दा नहीं बन पा रहा है, ये एक क्लियरली आपको इंडिकेशन दे रहा है, हिंट दे रहा है कि इंडिया की जो, भारत की जो सोसाइटी है वो प्लूटोक्रेटिक हैंड्स में जा रही। यानी आप ये समझिए कि आज इस देश में आप नरेंद्र मोदी को तो क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आप भाजपा को भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं, किंतु किसी पॉलिटिकल पार्टी और कॉरपोरेट का जो एफिलिएशन है और कॉरपोरेट पार्टी को आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि इस देश का जो सामाजिक ताना बाना है और जो उसके आर्थिक अंग है, इनका टेटुआ जो है, ये देश के 10-15 बड़े औद्योगिक घरानों के हाथ में है। और यदि आप इनके खिलाफ कुछ भी बोलने जाएंगे तो वो कोई बहुत लंबे दिनों तक चीज बनेगी। ठीक है, वो थोड़े दिन चलेगी और उसके बाद में वो बात दब जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। किसी भी मुद्दे को बनाने के लिए या दबाने के लिए जो चार तरीके हैं, साम, दाम, दंड और भेद, ये चारों के चारों जो हैं आज अदानी जी के फेवर में है। साम की तो यहां बात ही नहीं उठती, क्योंकि साम की बात होती है जहां पे समानता हो। यहां तो लेवल प्लेइंग फील्ड है ही नहीं। ठीक है। दंड और भेद जो है वो प्रशासनिक ताकतों के हाथ में है। जो हम देख रहे हैं कि गोदी वॉशिंग पाउडर और जो गोदी वॉशिंग मशीन जो है, मोदी वॉशिंग मशीन, वो हमको दिख रहा है कि किस तरीके से लीडर्स एक एक करके चुन के धुल के आ रहे हैं। ठीक है। और वहीं तो क्या जो उसी दाम वॉशिंग है, मशीन में अडानी भी धुल गए हैं क्या, कि उन पर सवाल उठने बंद हो गए? बिल्कुल, ये आप इस बात को समझिए कि अदानी जी जो हैं, 1 साल पहले तक, इस समय पिछले साल, ये सबसे बड़ा मुद्दा था देश का। ठीक है। अदानी का मुद्दा अगर आप लास्ट ईयर मार्च अप्रैल में देखें तो ये सबसे बड़ा मुद्दा था। एक ही साल के अंदर में इस पूरे मुद्दे की हवा कैसे निकली? ये मुद्दे की हवा ऐसे निकली कि जो मैंने आपको कहा कि दो अहम तत्व रहते हैं, राजनीतिक पार्टियां और मीडिया। तो राजनीतिक पार्टी में हमने देखा कि कैसे महुआ मोइत्रा जी है ना, उनको अपनी सदस्यता खोनी पड़ी। कैसे संजय सिंह, जो आपने नाम लिया, 6 महीने के लिए जेल चले गए। कैसे राहुल गांधी जी किसी और केस में अपनी सदस्यता लगभग खो चुके थे, ऊपर के कोर्ट में जाके उन्होंने अपनी सदस्यता को वापस पुनः प्राप्त किया। तो राजनीतिक पार्टियों को एक सिग्नल गया कि हम और तो कोई भी चीज बर्दाश्त कर लेंगे, किंतु नरेंद्र मोदी और गौतम अदानी को जोड़ के बात करना जो है, ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं। इस चीज को बर्दाश्त नहीं किया जाए। और ये सिग्नल सारी पॉलिटिकल पार्टीज को मिल गया। देखिए, अदानी के मुद्दे पे वैसे भी शुरू से आप देखें
तो कुछ चंद इंडिविजुअल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही एक्टिव थे। ठीक है, पार्टी का अगर हम लेंगे तो आम आदमी पार्टी को छोड़ के कोई भी पार्टी पूरी तरीके से एज ए पार्टी एक्टिव नहीं थी। कांग्रेस में भी राहुल गांधी ही बोल रहे थे। ठीक है, बाकी उनके मुख्यमंत्री जो है वो तो बराबर इनको ठेके और ऑर्डर दे रहे थे अदानी जी को। वैसे ही आप दूसरे तृणमूल देख लीजिए तो सिर्फ महुआ मोइत्रा बोल रही थी। तो ये जो मुद्दा जो था ये कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की आवाज थी, और उन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का क्या हश्र हुआ ये आपने देखा। वहीं दूसरा तत्व जो मीडिया है, आपने देखा कि क्या न्यूज क्लिक के साथ में हुआ, क्या बीबीसी जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठन के साथ में हुआ। तो जब बीबीसी जैसों को जो है एक सबक सिखाया जा सकता है, या न्यूज मिनट और उससे रिलेटेड 25-30 सीनियर जर्नलिस्ट को दो, मतलब आप ये समझ लीजिए 2 घंटे में सबको औकात दिखा दी गई, 10-10 12-12 घंटे उनको थाने में बैठा दिया गया। तो ये जो चीजें हैं, कोई भी आदमी इंटेलिजेंशिया जो है वो इस चीज को समझ रहा है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, किंतु इस मुद्दे को उठाएगा कौन? मुद्दे बनाने पड़ते हैं, मुद्दे खुद से नहीं बन जाते। और मुद्दे बनाने के लिए राजनीतिक पार्टियां और मीडिया, इन दोनों का साथ में एक प्लेटफॉर्म पे आना जरूरी है, और दोनों का मिलके आवाज उठाना जरूरी है, पहली चीज। दूसरी चीज, कोई भी कॉर्पोरेट हाउस का मुद्दा एक प्लूटोक्रेटिक सोसाइटी में कभी भी नहीं बन सकता। ठीक है, यानी ऐसी सोसाइटी जहां पर देश की दशा और दिशा जो है वो कुछ बड़े औद्योगिक घराने चला रहे हैं, या बता रहे हैं, या वो इंगित कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी भी जो है वो कुछ बड़े औद्योगिक घराने के चेहरे ही है। आप देख लीजिए, एक इतने बड़े किसान, एक इतने बड़े तबके को फार्म बिल लाके नाराज किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ औद्योगिक घरानों की बातों को उनको प्रसन्न करना है। लेह में देखिए, वांगचुक जी इतने दिन तक, 21 दिन तक जो है अनशन पे बैठे रहे। क्यों बैठे रहे? क्योंकि कुछ कॉर्पोरेट हाउसेस की निगाहें हैं वहां के जो खनिज पदार्थ जो वहां पे है उसके ऊपर में। तो वो किसी भी तरीके से जो है लेह को एक स्वायत्त राजीव जी, जगह नहीं ये कर सकते। जी, मैं अडानी के इस रडार को समझना चाह रही हूँ कि अडानी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, गौतम अडानी ने, कि मैं फर्स्ट जनरेशन कॉर्पोरेट हूं अपनी फैमिली में, इसलिए लोगों को परेशानी भी हो रही है। उन्होंने कई इंटरव्यूज दिए इस तरह से। जनरली हमने कॉर्पोरेट जगत के लोगों को टीवी चैनल पर, न्यूज चैनल पर स्पेशली आकर और अपनी बात बताते हुए नहीं देखा था। इसे एक अलग भाषा में कहा जाए कि अपनी पूरी सफाई देने वाली स्थिति में नहीं देखा था, लेकिन ऐसा हुआ। तो अडानी ग्रुप जो है वो कहाँ कहाँ आपकी नजर में, क्योंकि आप इन्वेस्टिगेशन में भी एक्सपर्ट है, आप इकोनॉमी में एक्सपर्ट है, वो कहाँ से जा रहा है? क्योंकि अडानी ने तो खुद हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद में उनका बिजनेस जो है वो लगातार गिरा, और वो तीसरे पायदान से बिल्कुल नीचे जाकर के 11 से बाद पहुंच गए। ये सब चीजें उन्होंने झेली हैं। उनकी तस्वीर देखे तो वो कहते हैं कि उन्होंने परेशानियां झेली हैं आगे बढ़ने वाली इस ग्रोथ में। देखिए, सवाल ये उठता है कि अदानी जी के खिलाफ ये नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद ही लोग क्यों हुए? आपने मजे भी तो पूरे लिए हैं ना। आपने हर अलग अलग सेक्टर्स के अंदर में आपने प्रवेश कर लिया, जहां जहां पे आप नहीं थे। ठीक है, सारे लुक्रेटिव ऑर्डर आपके पास में आ गए। एयरपोर्ट के सेक्टर में आप घुस गए। देश के बड़े बड़े एयरपोर्ट, बॉम्बे से लेके तो लखनऊ तक, सब आपके झोले में आके गिर गए। आप एयरपोर्ट सेक्टर में कहीं थे नहीं। ठीक है, सीमेंट जो कैश रिच बिजनेस है उसके अंदर में आप आ गए। ठीक है, आप कई मीडिया सेक्टर जहां पे आप थे नहीं, सिर्फ अपने मित्र को खुश करने के लिए आप मीडिया सेक्टर में आ गए। तो कहने का अर्थ है कि भाई, जब आप एक राजनीतिक पार्टी के साथ मिलकर उसके लिए बैटिंग करोगे और उसके नेता के साथ दिखोगे, तो फिर आप कैसे ये उम्मीद करते हो कि आपको बख्श दिया जाएगा? नहीं, आप इस तरीके की शुरुआत ही क्यों कर रहे हो? आप यदि कॉर्पोरेट टाइटन हो, यदि आप उद्योगपति हो, तो आप अपना उद्योग धंधे चलाओ। आप ये फालतू के काम धंधे में क्यों लग रहे हो? हैं? आपको एक राजनीतिक पार्टी को जो है चलाने का काम आपको नहीं दिया गया ना। आप तो राजनेता की तरह ज्यादा बात कर रहे हो। अगर नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि हम 1947 तक 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएंगे, तो गौतम अदानी आके बोलते कि नहीं, हम 50 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएंगे। तो ये जो है, आप समझिए कि भाई, आप हर तरीके से सिग्नल ऐसे दे रहे हो, सिंबल ऐसे दे रहे हो। जब आप पे आरोप लग रहे हैं कॉर्पोरेट मिस गवर्नेंस के, तो आप भारत के झंडे के बाजू में एक ऑस्ट्रेलियन चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो है आपका, जो भारतीय मूल का भी नहीं है, ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है, उसको खड़ा करके आप बोल रहे हो कि ये भारत के ऊपर में हमला है। तो ये कैसा राजीव मजाक चल जी, रहा है? तो एक सबसे बड़ा सवाल मजाक इसमें हो रहा ये है है देश कि का। राजीव जी, यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये है कि जहां पर अगर हम बात करें, हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा,
वहां से भी कई क्लीन चिट मिली, अलग अलग रिपोर्ट सामने आई, सेबी की रिपोर्ट और ये सब कुछ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ठीक है, उनको कुछ चीजों में क्लीन चिट मिली हो, लेकिन यहाँ पर जब राहुल गांधी ने एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया था कोयले को लेकर के, जो इंडोनेशिया से कोयला आता है, और उसकी कीमत किस तरह से बढ़ रही है, और कैसे वो जब अडानी पोर्ट तक पहुंचा तो उसकी कीमत कितनी बढ़ी हुई थी, और वहां से वो सवाल उठा और किस तरह पूरी ये पोल खुल गई सामने आकर। तो इस तरह के घोटालों को, इस तरह की स्कैम्स को आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये भी क्लीन चिट की लाइन में चले गए हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि इनको सेबी ने कोई क्लीन चिट दी नहीं है। सेबी की इंक्वायरी अभी चल ही रही है। ये गौरव वल्लभ और ऐसे कई नेता लोग जो विभीषण की भूमिका निभा रहे हैं, ये वो लोग गलत ये चीज को फैला रहे हैं कि इनको क्लीन चिट मिल गई है। अभी तक कई कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने अदानी में इन्वेस्ट किया है, जिसके अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर के बारे में कुछ भी नहीं पता चला है। यानी ये पैसे किसके हैं ये पता नहीं चला है, जिन्होंने अदानी में पैसे लगाए। तो मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो पीएमएलए है, वो क्या राजनेताओं के लिए बना है क्या? वो अदानी जैसे लोगों के लिए नहीं बना है पीएमएलए कि भाई इसकी कंपनी में पैसे आ रहे हैं तो किसने लगाए हैं पैसे, कहां से आए ये पैसे? ये एक चाइनीज सिटीजन है, वो पैसे लगा रहा है। एक गल्फ कंट्री में रहने वाला सिटीजन जो है वो पैसे लगा रहा है, चैंग चुंग ली और आपका नासिर अली शब्बान अली। ये कौन लोग हैं? ये किसके पैसे लेके ये डाल रहे हैं अदानी की कंपनी में? ये पता करना क्या हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का काम नहीं है? क्या पीएमएलए का कानून जो है सिर्फ अपने विरोधी नेताओं को ठिकाने लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये पीएमएलए का कानून अदानी के केस में कहां गया? पहली चीज। दूसरी चीज, जो आपने राहुल गांधी के बारे में कहा कि उन्होंने कोयले ज्यादा मूल्य पे जो आयात किया गया वो मुद्दा उठाया, तो वो मुद्दे पे तो गुजरात कांग्रेस ने भी बोला कि 3,000 करोड़ रुपए जो है राजस्व जो है वो अदानी की जेब में गए हैं, गुजरात गवर्नमेंट से अदानी की जेब में गए। तो यहाँ भी पीएमएलए लगना चाहिए था भाई, कि पैसे आए, उस पैसे का क्या हुआ, वो पैसे घुमा के फिर कहाँ गए, ये सारी चीजें पता चलनी चाहिए। यही अपने आप में जो नरेंद्र मोदी जी सीना ठोक के बार बार बोलते हैं कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात कर रहा हूं, उनसे पूछा जाना चाहिए ना कि आप जब भ्रष्टाचार के खिलाफ बात कर रहे हो तो आपके परम मित्र जो गौतम अदानी, जो 3,000 करोड़ रुपए का जिन्होंने चूना लगाया है, ऐसा कांग्रेस भाजपा कांग्रेस का कहना है, वो 3,000 करोड़ की आप कब जांच कराओगे? वहां पे पीएमएलए क्यों नहीं आप लगा रहे हो? वहां पीएमएलए की जांच कब होगी? तो देखिए कैसा है, ये बड़ा ही देश जो है बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है। लोगों के आईक्यू लेवल को, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट को, उनके सामान्य ज्ञान को बहुत ही नीचा करके दिखाया जा रहा है, और इसमें एक पूरा का पूरा तंत्र लगा हुआ है। मोदी जी। जी कुछ बोलते हैं और पूरा गोदी मीडिया उसका एम्पलीफाई करता है। मोदी जी बोलते हैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो को कि मुस्लिम लीग की उसमें छाप है, पर वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे कि क्या छाप है, और सब एम्पलीफाई किए जा रहे हैं कि मुस्लिम लीग की छाप। तो ऐसे कैसे इस देश में जो है कोई भी चीज का सही तरीके से जांच होगा, कोई भी चीज सही नतीजों तक कैसे पहुंचेगी? जी विनीता जी। हम्म। यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये भी है जब आप उनके घोटालों को लेकर के बात करते हैं और एक दाम की बात करते हैं, कितने बड़े रडार पे ये पहुंच गया। राहुल गांधी ने कहा था कि अडानी मामले में पहले हमने पूछा था कि 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, उसमें 12,000 करोड़ रुपए और जुड़ गए, कुल घोटाला 32,000 करोड़ रुपए का हो गया। तो ये चुनाव के वक्त में इतनी बड़ी बात, यहाँ पर अडानी कहाँ गायब हो गया? 32,000 करोड़, क्योंकि आप खुद आर्थिक मामलों के जानकार हैं। इतना बड़ा अमाउंट है ये, जिसको इस तरह से अन्यथा तरीके से नहीं लिया जा सकता है। लेकिन इसकी जवाबदेही वहां नहीं, जबकि इस वक्त भ्रष्टाचार के मामलों को ही लेकर के, जो कि शराब घोटाले की अगर बात की जाए, तो उसके अमाउंट को आप देखिए और इस अमाउंट को आप देखिए, किस तरह से इसको आप किस तरह देखेंगे दोनों घोटालों को, जिसके ऊपर मुख्यमंत्री तक जेल चला गया और इसमें अभी कुछ भी हिलने की भी स्थिति नहीं दिखी है। वही मैं विनीता जी कह रहा हूं कि आप देखिए कि कैसे डबल स्टैंडर्ड है, दोहरे आयाम कैसे यूज किए जा रहे हैं, और इस देश की जनता, इस देश का कोर्ट, इस देश की मीडिया इस चीज को बर्दाश्त कर रही है। यही अपने आप में जो है मेरे मतलब बहुत बड़ा मेरे सामने पजल है। देखिए गल्फ जैसी कंट्री में अरब स्प्रिंग हो गया, आप देखिए वहां तक लोगों ने एक लेवल के बाद जो है ये इस तरीके की जोर जबरदस्ती को बर्दाश्त नहीं किया। तो ये तो 140 करोड़ 140 करोड़ का देश है। इस 140 करोड़ के देश में कहीं लोग जो हैं
वो सड़कों पे आके आपको दौड़ाना ना चालू करें, इसके लिए ही 82 करोड़ जनता को फ्री राशन दिया जा रहा है। और जो मीडिया है उसको भर भर के एडवर्टीजमेंट दिए जा रहे हैं, और जो राजनीतिक दल हैं उनको डराया जा रहा है, उन लीडर्स को डराया जा रहा है। तो मुद्दा बनेगा कैसे? मुद्दा बनाने के लिए तो ये तीनों लोगों को मिलना जरूरी है। मीडिया को मिलना जरूरी है, राजनीतिक दल को मिलना जरूरी है, और जनता के अंदर आक्रोश होना जरूरी है। जनता का पेट भर दिया जा रहा है 5-10 किलो का अनाज देके, तो ये मुद्दे बनेंगे कैसे? अदानी इतना बड़ा मुद्दा है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं खुद कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग करता हूं। पूरे विश्व में जग हसाई हो रही है भारत की। पूरे विश्व में इंडिया के कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेके जग हसाई हो रही है। अदानी जी ने इतना सीना ठोक ठोक के बोला था कि मैं हिंडनबर्ग के ऊपर में केस करूंगा। आप मुझे बताइए, अगर गौतम अदानी इतने सही है तो उन्होंने केस क्यों नहीं किया अभी तक हिंडनबर्ग के ऊपर में? उनके पास में तो अरबों खरबों रुपए हैं, एक से एक बड़े लॉयर को हायर कर सकते हैं। तो अदानी जी ने अभी तक हिंडनबर्ग के ऊपर जी में अमेरिका में केस क्यों नहीं किया? यही अपने आप में जो है बहुत सारी चीजों को जो है, यही प्रश्न जो है बहुत सारी आपकी चीजों का जवाब दे देते। जी विनीता जी। हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर वो अपनी आवाज उठा सकते हैं वहां पर जाकर, डेफिनेटली। यहाँ पर अगर आपने जैसे कहा कि एक तबके को राशन दे करके उसे शांत किया जा रहा है। इस देश में 31% मिडिल क्लास पॉपुलेशन है, टोटल 140 करोड़ की जनता में देखी जाए, जो कि 2031 तक तो 40% हो जाएगी मिडिल क्लास पॉपुलेशन। तो उसे तो राशन नहीं मिल रहा है, वो क्यों नहीं? आपको लगता है कि वहां क्या इम्पैक्ट नहीं होगा अडानी का इसको लेकर के? देखिए, वो मिडिल क्लास की डेफिनेशन क्या है, उनकी आय कितनी मानी जा रही? आज तो जो आदमी 15,000 रुपए भी कमा रहा है उसको भी मिडिल क्लास में हम लोग गिन रहे हैं। पर एक 15,000 रुपए में कोई इंसान अपने परिवार में अपने बच्चे को कोई ढंग के स्कूल में डाल सकता है? बीमार होने पे कोई ढंग के हॉस्पिटल में इलाज करा सकता है? जो पेट्रोल 100 के पार चला गया है, क्या वो गाड़ी में डाल के रोज रोज ऑफिस जा सकता है? तो मिडिल क्लास की डेफिनेशन को आप नीचे लेके आ जाओगे तो मिडिल क्लास तो फिर आप बोलोगे भाई 30% हो गया, 31% हो गया। मैंने फॉर्च्यून इंडिया में अभी 2-3 हफ्ते पहले एक स्टोरी किया था कि भारत की 1% जनसंख्या जो है टॉप की, उसके पास में 44% पूरे देश का वेल्थ है। आप सोचिए, 44-45% जो है वो, और ये एक मतलब आर्थिक अमीर और असमानता अमीर हो बताता है। गया है, आप ये कह रहे हैं, अमीर और अमीर हो गए जी, हैं। जी, और इतनी बड़ी आर्थिक खाई जो है, ये ब्रिटिशर्स के टाइम में भी नहीं थी अमीर और गरीब के बीच में, जो आज हो गई है मोदी जी के आने के बाद में पिछले 10 साल में। पहले भी खाई थी पर ये 10 सालों में बहुत बढ़ गई है खाई। तो आप ये समझिए, वो रिपोर्ट जो है वो मेरी बनाई नहीं है। फ्रेंच एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है, थॉमस पिकेटी, ठीक है, इनइक्वालिटी लैब करके ये लोग चलाते हैं, वर्ल्ड के जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, ये उनकी रिपोर्ट है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट है कि इंडिया जो है, यहां पर ब्रिटिशर्स टाइम से भी 1921 से उनके पास में डाटा है, 1921 से, 1921 के डाटा के हिसाब से आज इंडिया के अंदर आर्थिक असमानता जो है वो ब्रिटिशर्स टाइम से भी ज्यादा है। आप राजीव रंजन सिंह प्लस फॉर्च्यून इंडिया इतना गूगल करेंगे, आपको मेरी वो पूरी स्टोरी मिल जाएगी। तो ये अपने आप में कहानी बयां करता है कि भाई देश में आर्थिक असमानता बढ़ रही है। देश में प्लूटोक्रेटिक सिस्टम आ रहा है जहां कुछ अमीर लोगों के हाथ में सारे आर्थिक संसाधन जा रहे हैं। यहां तक कि जो कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, इसमें भी कई जो है, जैसे जातिवत ये नहीं होते समाज में, एक ऊपर से नीचे एक तबका चलता है जाति के आधार पे, वैसे कॉर्पोरेट उसमें जगत में हो गया है कि ऊपर के 10-15-20 जो है कॉन्ग्लोमरेट है, और बाकी सब जो है मतलब उनकी सेवा करने वाले जो छोटे छोटे एसएमई और इस टाइप के हैं, या मिड लेवल कंपनीज हैं। तो ये बड़ा ही एक विचित्र सिस्टम इंडिया में डेवलप हो रहा है कि इंडिया में बड़ी 15-20-25 कंपनीज जो है वो कॉन्ग्लोमरेट बन जाएंगी, और बाकी के जितने भी लोग हैं, या तो वो उनके वेंडर रहेंगे, या उनके कंज्यूमर रहेंगे, या उनके सप्लायर रहेंगे, ठीक है, इसके अलावा जो है, और या कंज्यूमर रहेंगे मतलब उनसे माल खरीदेंगे, या एम्प्लॉय रहेंगे। इसके अलावा कोई चौथी पांचवी जो है आप न्यूट्रल होके मतलब उनको इंस्पेक्ट कर सको, देख सको, विवेचना कर सको, वो स्थिति बचने ही नहीं वाली है विनीता जी। यहाँ पर ये तो एक क्लैरिटी इसको लेकर के है, ठीक है।
कि ये स्थितियां हो रही हैं और गरीब को गरीब और अमीर को अमीर कर रहे हैं, लेकिन इसमें आम जनता भी तो देखती है ना कि इसको किस तरफ क्या जाना है, क्या करना है। बड़ी बात ये है कि आपको लगता है कि आम जन की जहन से भी अडानी का नाम गायब हो गया है, क्योंकि वो तो इतना ज्यादा चर्चा में आया है, लोगों के जहन पर इसकी छाप अच्छी खासी पड़ चुकी है। अगर कोई इस पर जिक्र ना भी करे चुनाव में, तो आपको लगता है कि ये गायब हो सकता है? देखिए क्या है विनीता जी, मैं जब ये लास्ट ईयर अदानी का मुद्दा आया था, तो मैं कम से कम 1 दर्जन यूट्यूब चैनल्स पे मैंने इंटरव्यूज़ दिए होंगे और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि अब जाके जो है एक यूट्यूब चैनल सिर्फ आपका न्यूज़ नशा इस मुद्दे पे बात कर रहा है। उस टाइम में मतलब दर्जनों यूट्यूब चैनल आके इस मुद्दे को समझना चाहते थे और उन्होंने इसको मुद्दा बनाया। आज तो वैकल्पिक मीडिया जो यूट्यूब चैनल्स है, वो भी इस बात पे नहीं सवाल उठा रहे हैं कि अदानी चुनाव का मुद्दा क्यों नहीं बन पा रहा है। आप समझ रही हैं? तो ये तो न्यूज़ नशा की हिम्मत को मैं दाद देना चाहूँगा और आपकी समझ की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ कि आपने एटलीस्ट इस बात को सोचा तो कि अदानी का मुद्दा जो है ये राष्ट्रीय चुनाव में एक नेशनल मुद्दा क्यों नहीं बन पा रहा है। और जैसे कि मैंने आपको रीज़न दिए, देखिए 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि इस देश का जो वोटर है, वोटर क्लास जो है, वो एक तबका छोड़ दे जो न्यूज़पेपर इंग्लिश का पढ़ता है, इंटरनेशनल मैगज़ीन्स पढ़ता है, फाइनेंशियल मैगज़ीन पढ़ता है, उसको इस चीज़ की जाँच है, इस चीज़ की समझ है। किंतु एक बहुत बड़ा तबका है जो इन चीज़ों को समझता ही नहीं है और उन लोग मतलब उन तबके को समझाने का कार्य जो है, ये आपके जैसे मीडिया का काम है, मेरे जैसे मीडिया का काम है। पर हम लोग इस काम को कर रहे हैं क्या? हम ये दायित्व निर्वहन कर रहे हैं क्या? हम तो नहीं कर रहे हैं। तो जिन लोगों को नहीं मालूम है इस चीज़ के बारे में, उनको कौन एजुकेट करेगा? उनको कौन समझाएगा कि इससे बड़ा अदानी से बड़ा कोई दूसरा मुद्दा नहीं है, जो दिखाता हो कि कैसे एक राजनीतिक पार्टी और एक कॉर्पोरेट हाउस के बीच में नेक्सस है। कैसे इनके बीच में एक टाई अप है। और किस तरीके से ये देश को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो कि आपने बताया कि राहुल गांधी ने उठाया था कि भाई 12,000 करोड़ रुपए का ज्यादा अमाउंट का कोयला जो है एक्सपेंसिव आयात किया गया। बिल्कुल। तो जब तक इन मुद्दों को मीडिया सरल भाषा में समझा के उठाएगी नहीं, तब तक ये मुद्दे बनेंगे कैसे? आपको कांग्रेस ने, आप याद मुझे होगा बताइए। राहुल गांधी ने एक बड़ा और एलिगेशन लगाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि विदेश से कोई भी मेहमान अगर भारत आता है, तो वो सबसे पहले अडानी और अंबानी से मुलाकात करता है। मतलब वो ये मीटिंग तय होती है। तो ये बात बहुत ज्यादा, ये भी बात गायब सी हो गई है निकलने के बाद। इसको भी इस तरह से उतना कंटिन्यू कैरी नहीं किया गया है, जबकि ये बहुत गंभीर मामला है, जहाँ पे आपके देश के इम्पोर्टेंट डीलिंग होनी चाहिए, वहां पर एक दो कॉर्पोरेट को ही अगर आगे हर जगह बढ़ाया गया है। ये आरोप राहुल गांधी ने लगाया था। इस पर आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी के विचार बहुत कुछ मेरे विचारों से मेल खाते हैं। मुझे पता नहीं कि उनकी टेलीपैथी मेरे साथ है कि मेरी टेलीपैथी उनके साथ में है। जो मैं बोल रहा हूँ कि ये प्लूटोक्रेटिक सिस्टम की तरफ भारत चल रहा है, वही चीज हो रही है। भाई अगर अदानी और अंबानी से जाके देश में आए हुए मेहमान मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि उनको समझ में आ रहा है कि इस देश में निर्णय कौन कर रहा है, निर्णायक स्थिति में कौन बैठा हुआ है। ये लोग जो है आज इतने बड़े हो गए हैं, दे आर टू बिग टू फेल। यदि ये फेल होंगे तो भारत के कई बैंक फेल हो जाएंगे, भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, भारत आर्थिक रूप से घुटनों के बल बैठ जाएगा। तो उनको, विदेशियों को ये चीज समझ में आ रही है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम भारतीयों को क्यों नहीं ये चीज समझ में आ रही, और हम भारतीयों को ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि अदानी जी जो है वो इस स्तर पे कैसे पहुंचे, या जी। अंबानी जी को जो है हर फील्ड में, हर सेक्टर में खुल के बैटिंग करने का इतने आराम से जो है मौका मिल रहा है, तो वो कैसे मिल रहा है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से लेके एक से एक संगठन है, ये कोई पूछ नहीं रहा कि एक कॉर्पोरेट हाउस के हाथ में आप रिटेल भी दे दो, आप टेलीकम्युनिकेशन भी दे दो, आप पेट्रोलियम भी दे दो, मतलब आप हर तरीके स्पोर्ट्स दे दो। मीडिया में आज रिलायंस और अंबानी और अदानी इतने बड़े नाम हो गए हैं कि आप मुझे बताइए कि भाई कौन व्यक्ति है जो पंगा ले सकता है? विनीता यादव ले सकती है, राजीव रंजन सिंह बोल सकते हैं, पर मेरे और आपके अलावा और कितने लोग हैं इस देश में जो इन 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 चीजों पे सवाल उठाएंगे और बातें करेंगे? और हमारा भी क्या हश्र होगा हमें मालूम नहीं। हम तो ये अपने पर्सनल, मतलब बिना
जो है सिक्योरिटी की थ्रेट की, मतलब उस चीज को सोचे बिना हम सच्चाई को उजागर करने निकले हैं और हम सच्चाई को उजागर कर रहे हैं। परंतु मेरे और आपके जैसे ऐसे रिस्क लेने वाले लोग कितने हैं इस देश में? कितने जर्नलिस्ट हैं जो ये करने को तैयार है? सवाल ये उठता है। बिल्कुल, ये सवाल उठ रहा है। शायद इसी वजह से आज हमने ये चर्चा की है कि चुनाव से पहले अडानी कहाँ गायब हो गया? ये बड़ा सवाल है। इस सवाल पर राजीव जी ने भी बहुत अहम जानकारी दी है। अब ये सोचने की ज़रूरत लोगों को है कि वो कहाँ गायब हो गया। थैंक यू सो मच राजीव जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।